हेलो गाइस, टिल नाउ हमने डिस्कस कर लिया है। इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी वर्क करती है जब रेट्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब रेट्स हमारे क्या हैं, फ्लेक्सिबल है, और फिस्कल पॉलिसी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इस चीज का, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स कौन से होते हैं, जिसमें कंट्री की जो करेंसी वैल्यू होती है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, सप्लाई एंड डिमांड के द्वारा, बिना सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन से। फिस्कल पॉलिसी हमें पता है ये टूल है जो गवर्नमेंट यूज करती है डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। अगर फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, उस टाइम पे क्या होगा, जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, मतलब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है, टैक्स को कम कर देती है। इसको पूरा हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। सो ये है, हम डिस्कस कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें LMNSF-IS का भी यूज करेंगे। ये जो वाई एक्सिस है ये क्या शो कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपकी एक्स एक्सिस है ये इनकम शो कर रही है, वाई डिनोट्स इनकम। सो अभी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये है। ठीक है, E0 इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर LMNIS इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करिए, गवर्नमेंट यूज कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड को, इनकम को इंक्रीज करने के लिए, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है और टैक्सेस को क्या कर देती है, कम कर देती है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि मनी इन हैंड इंक्रीज हो गया तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। और हमें पता है IS क्या करता है, शिफ्ट करता है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है। तो IS कहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा, IS शिफ्ट टूवर्ड्स दी राइट। ये हमारा न्यू IS आ गया। ठीक है, जैसे ही हमारा न्यू IS आया, हमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। ये IS1 है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1। यहाँ पर LMNIS इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा आउटपुट इंक्रीमेंट हुआ, आउटपुट Y से नया आउटपुट यहाँ पे आ गया, देयर इज इंक्रीमेंट इन आउटपुट। साथ ही साथ एक और चीज हुई है, हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो गए। ओरिजिनली कितना था रेट, I0 था, और जो इक्वल था IF के। I0 और IF एक दूसरे के इक्वल थे। अब जो रेट्स है वो इंक्रीज हो गए। इससे पहले भी हमने ये करा था, फिर से इसको समझते हैं। हमारे जो रेट्स हैं I0 से कहाँ चले गए हैं, I0 से ये मूव कर गए हैं टूवर्ड्स I1। ठीक है, और ये जो I1 है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 क्या शो कर रही है, I डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है, और IF जो फॉरेन मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो शो कर रहा है। जो डोमेस्टिक कंट्री के जो रेट्स हैं वो क्या हैं, अब ग्रेटर देन हो गए जो रेट्स फॉरेन मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, रेट्स हमारे बढ़ गए। रेट्स बढ़ने से जो हमारे डोमेस्टिक बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मतलब बाहर से जो लोग हैं यहाँ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से पैसा अंदर आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, देयर इज कैपिटल इनफ्लो। ठीक है, जब रेट्स इंक्रीज होते हैं, जब हमारे डोमेस्टिक रेट ज्यादा होते हैं फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसमें क्या होता है, कैपिटल का इनफ्लो होता है।
कैपिटल इनफ्लो होगा तो करेंसी की जो वैल्यू होगी वो एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, ये रहा। ठीक है, सो कैपिटल इनफ्लो हुआ, बीओपी सरप्लस में गया, इनफ्लो हुआ, करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट कर गई। करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट करने से क्या होगा, करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई मतलब करेंसी की अब ज़्यादा डिमांड हो रही है। हमारे जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट रिड्यूस हो रहे हैं, इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं, बाहर से पैसा अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है, और जब नेट इन्वेस्टमेंट कम होता है उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड हमारा डिक्रीज करेगा, और आईएस क्या करेगा, बैक वापस से लेफ्ट शिफ्ट करेगा, वापस से ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, और वापस से जो हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था और ओरिजिनल रेट था वो मेंटेन करेगा। ठीक है, वापस से हम आई जीरो पे आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम पॉइंट ई जीरो होगा और आउटपुट वाई ही रहेगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारी जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो इनइफेक्टिव होती है। अगर जो रेट्स है अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहे हैं, डिसाइड हो रही है करेंसी की वैल्यू, तो फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे इनइफेक्टिव है। ठीक है, गवर्नमेंट डिमांड इंक्रीज नहीं कर सकती इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिस्कल पॉलिसी को यूज करके। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आपको पेपर में कैसे लिखना है, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो फिस्कल पॉलिसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप फिस्कल फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी को एक्सप्लेन करोगे। दो तरह के जो टूल्स यूज करती है, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी, इनको एक्सप्लेन करोगे। अब कैसे फिस्कल पॉलिसी वर्क करती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, उसमें आप पूरा ये जो है इसको एक्सप्लेन करोगे कि एक्सपेंशन हुआ, टैक्स कम हुए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, एडी बढ़ा, आईएस राइटवर्ड शिफ्ट किया, आईएस के राइटवर्ड शिफ्ट होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे बढ़ गए, डोमेस्टिक बॉन्ड्स मोर अट्रैक्टिव हो गए, कैपिटल का इन्फ्लो हुआ, जैसी कैपिटल का इन्फ्लो हुआ कैपिटल एप्रिशिएट कर गई, हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो कम हो गए, इंपोर्ट इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से एडी डिक्रीज हुआ और आईएस वापस से लेफ्ट शिफ्ट करा, तो आउटपुट में कोई चेंज ही नहीं आया, तो फिस्कल पॉलिसी क्या हो गई, इनइफेक्टिव हो गई। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया, डायग्राम आप वही वहां पे बनाओगे, कंपैरिजन देने की जरूरत नहीं है। इसका जो डायग्राम है ये आप यहीं से बना लोगे डायग्राम, यही डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है कैसे शिफ्ट आया है। एलएम में कोई चेंजेस नहीं आए, बस आईएस में चेंजेस आए। ठीक है, और एंड में आप बताओगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो लेस इफेक्टिव होती है, एक्चुअली बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि चेंजेस नहीं हो पाते एम्प्लॉयमेंट में। इसका यूज करके ओपन मार्केट में जो गवर्नमेंट है वो डिमांड को इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये टूल जो आरबीआई यूज करती है इन्फ्लुएंस करने के लिए मनी सप्लाई को, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। इसको भी हम डायग्रामेटिकली ही समझेंगे, क्योंकि आप पेपर में डायग्राम के साथ ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। ये इसका डायग्राम है। इसमें भी जो एक्स एक्सिस है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट शो कर रही है, और वाई एक्सिस क्या शो कर रही है, आउटपुट शो कर रही है। ठीक है, ओरिजिनली हम E0 पे, हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है अभी यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा LM है, LM
सॉरी, LM क्या शो करता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट के बीच में, इनकम के बीच में, ठीक है। और ये हमारा IS है जो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट के बीच में, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सो अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या यूज कर रही है? मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रही है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी? जिसमें मनी सप्लाई का इंक्रीमेंट होगा। मनी सप्लाई क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो हमें पता है मनी सप्लाई में चेंज आने की वजह से LM में चेंज आता है। मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है तो LM टुवर्ड्स द राइट, पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट होगा और हमारा नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। E1 पे हमारा नया इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बन रहा है। आप साथ ही साथ इस डायग्राम को बनाते जाओ, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी के साथ डायग्राम बनाओ तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। LM में शिफ्ट आया, राइटवर्ड शिफ्ट आया, दैट इज पैरेलल। अब LM में शिफ्ट आने की वजह से एक और चीज हुई, हमारा जो आउटपुट तो इंक्रीज हुआ, आउटपुट Y0 से Y1 हो, यहाँ पे बनेगा आउटपुट, इधर पे आउटपुट बनेगा, ठीक है। ये जो आउटपुट है ये हमारा आउटपुट इधर आया, इसको मान लो Y2, ठीक है। इसको मान लेते हैं आउटपुट, ये है Y2, ठीक है। ये हमारा क्या था? E1 माना था, इसको E1 माना था हमने। ये तो आउटपुट 2 है, ये बाद में फॉर्म हुआ E1। फिर से समझते हैं इसको, ठीक है। ओरिजिनली जो हमारा LM था और IS था इंटरसेक्ट कर रहा था इस पॉइंट पे, E0 पे, ठीक है। ओरिजिनली कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था? E0 पे। देयर इज अ इंटरसेक्शन इन E0, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर जो फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एग्जैक्टली इक्वल है जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके इक्वल है। मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या हुआ? LM में शिफ्ट आया, LM अब शिफ्ट करके कहाँ चला गया? LM हमारा शिफ्ट करके इधर चला गया, LM शिफ्ट करके यहाँ चला गया। इसकी वजह से जो रेट है हमारा, जो हमारा इक्विलिब्रियम है कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? E1 पे फॉर्म हो रहा है। E1 पे तो यहाँ पर आउटपुट कितना होगा? Y1, ठीक है। E1 पे हमारा इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है? रेट्स कम हो गए। जो रेट्स होने चाहिए थे, जहां पे I0 इक्वल था IF के, अब वो रेट्स क्या हो गए? I1 पे पहुंच गए, ठीक है। मतलब रेट्स कम हो गए। फिर से हम इसका समझते हैं। पहले रेट्स हमारे I0 पे थे, जहां पर बराबर था ये किसके? IF के बराबर था। I0 पे थे हम पहले इक्विलिब्रियम I0 IF के बराबर था। जो रेट डोमेस्टिक कंट्री में था वही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी चल रहा था, ठीक है। बट नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ कि जो I0 है कम होके कहाँ पहुंच गया? I0 अपना कम होके I1 पे पहुंच गया। अब जो ये रेट्स हैं, जो I1 है आपका, ये क्या है? लेस देन है IF के। जो फॉरेन मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उससे क्या है? हमारे जो रेट्स है डोमेस्टिक कंट्री के कम है, ठीक है। मनी सप्लाई के इंक्रीमेंट होने से LM शिफ्ट किया टुवर्ड्स द राइट, रेट्स हमारे कम हो गए। रेट्स कम होने से हमें पता है रेट्स एंड बॉन्ड्स के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। जो बॉन्ड्स है डोमेस्टिक बॉन्ड्स अब लेस अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। इनकी कम डिमांड होगी फॉरेन मार्केट में, ठीक है। और बाहर के रेट सस्ते हैं तो यहाँ से क्या होगा? आउटफ्लो होगा कैपिटल का। हमारी
कंट्री से कैपिटल का क्या होगा, आउटफ्लो। जब कैपिटल का बाहर आउटफ्लो होगा, यहां से पैसा बाहर जा रहा है, तो बाहर हमारी जो करेंसी है उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जब इसकी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट I0 से I1 हो गए, IF जो फॉरेन मार्केट में रेट चल रहे थे उससे कम हो गए हमारे डोमेस्टिक रेट्स, उसकी वजह से क्या हुआ, कैपिटल का आउटफ्लो हुआ, यहाँ से पैसा बाहर गया, तो हमारी करेंसी की सप्लाई बाहर की फॉरेन मार्केट में इंक्रीज हो गई। सप्लाई इंक्रीज होने से क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज होने से हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। अब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने से क्या होगा, आपके जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे, और हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें पता है एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीमेंट होने से हमारा जो IS है राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। हमारा IS यहाँ था, अब ये शिफ्ट होके, इसको मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ, साथ साथ डायग्राम बनाते जाना, आपको समझने में आसानी होगी। IS हमारा राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, ओके कलर चेंज नहीं हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। ठीक है, अब नया इक्विलिब्रियम, ये राइटवर्ड शिफ्ट करा और नया इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे फॉर्म हुआ। इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, वेट था। ठीक है, ये राइटवर्ड शिफ्ट किया, ओके। E2 पे हमारा नया इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, E2 पे हमारा नया इक्विलिब्रियम बन गया, IS हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सो यहाँ पर जो आउटपुट है, यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है, इसको नाम दे दो, ये हो जाएगा Y2। हमारा जो आउटपुट है उसमें इंक्रीमेंट हो गया, हमारा जो आउटपुट है वो बढ़कर इंक्रीज हो गया। और एक और चीज हुई, हमारे जो रेट्स हैं, ये रेट्स बिल्कुल क्या है, पहले जैसे हो गए, जैसे रेट्स पहले थे मार्केट में, डोमेस्टिक रेट्स इक्वल हो गए फॉरेन रेट्स के साथ। ठीक है, और आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। इससे क्या पता चलता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव होती है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, सो इसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इंट्रोडक्शन पता ही है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप पूरा जो ये कंसेप्ट है हमने यहाँ पे समझा है, ये एरो की हेल्प से जो हमने पूरा कंसेप्ट समझा है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है इन योर वर्ड्स, इसको एक्सप्लेन करना। उसके बाद उसका ये आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है, बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम बनाना है। अगर कंफ्यूजन हो वापस से वीडियो देखो और उसमें जिस हिसाब से मैं बोलती जा रही हूँ आप ड्रॉ करते जाओ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से डायग्राम बनाने में हेल्प होगी। सो एंड में आपको एक समरी में क्या लिखोगे, आपको एंड में बताना है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इफेक्टिव होती है, हाईली इफेक्टिव होती है। सो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब हम सेकेंड यूनिट को शुरू करेंगे, ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। हमने डिस्कस कर लिया, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से वर्क करती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, और किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी एक्सचेंज रेट सिस्टम में वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम अपना ब्लॉक सेकंड शुरू करेंगे, उसका 6th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट।